नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं जब कोई बॉब जिसका कि मास m है किसी लिफ्ट के छत से स्ट्रिंग के द्वारा, जो स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मीन्स द्रव्यमानहीन है और अभितान्य है, मीन्स खींचने पे उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, उससे वो लिफ्ट की छत से बंधा हुआ है। तो अब हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालने हैं, इस स्ट्रिंग में खिंचाव का बल निकालना है, कितना होगा। यदि कई केसेज हैं इसके, जैसे फर्स्ट, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है त्वरण ए से। सेकेंड, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है मंदन ए से। थर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है अचर गति से। जैसे देखिए कब एक केसेज आते हैं, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाने हैं, आप लिफ्ट के अंदर 4th फ्लोर पे जाने के लिए स्विच ऑन किए, 5th फ्लोर पे जाने के लिए आपने स्विच ऑन किया, 5th फ्लोर को प्रेस किया। जब आप चले, जैसे आप चलते हैं उस समय लिफ्ट एक्सेलरेट होता है, त्वरित होता है, और जब आप 5th फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं उससे जस्ट पहले लिफ्ट जो है वो डिसलरेट होता है ताकि वो अपने वेलोसिटी को, स्पीड को कम कर सके, और फाइनली वहाँ पे इतना कम करते करते जस्ट 5th फ्लोर पे उसका स्पीड 0 हो जाए। तो उस समय लिफ्ट पे मंदन लगता है। और जब वो 1st फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से चला और 5th फ्लोर पे पहुंचने से पहले जब 2nd, 3rd, 4th पे होगा तो वो कंडीशन हो सकता है कि ऐसा हो कि उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कांस्टेंट हो, मीन्स उस समय कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा हो। तो हम कब कब टेंशन फाइंड करेंगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है त्वरण ए से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है मंदन ए से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है अचर गति से। ठीक है, और यही केसेज देखिए फिर 4th नंबर क्वेश्चन में, जब लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है त्वरण ए से, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है मंदन ए से, ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है मंदन ए से, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है एक निश्चित गति से, मीन्स निश्चित वेलोसिटी से, अब उस पर न मंदन लग रहा है न उस पर त्वरण लग रहा है। एक कंडीशन कब होगा, जैसे मान लीजिए इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया वो ग्राउंड से 5th फ्लोर पे गए थे, अब 5th फ्लोर से आपको ग्राउंड पे आने हैं। तो जब 5th फ्लोर से आप नीचे की ओर चले तो पहले जब लिफ्ट स्टार्ट हुआ तो इनिशियली प्रारंभ में जो है उसका स्पीड बढ़ेगा, मीन्स त्वरण लगेगा। फिर उसके बाद जब एक ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने से जस्ट पहले उसको रुकना है तो उस पर मंदन लगेगा, और 3rd, 2nd, 4th के बीच एक ऐसा कंडीशन रहा होगा जब वो कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट चल रहा होगा। और इन सारे केसेज में आप देखेंगे कभी आप अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कभी आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, और कभी आप नॉर्मल महसूस करते हैं। जैसे ये किसी छत पे खड़े हों या जब ज़मीन पे खड़े हों तब आप फील करते हैं अपना एक्चुअल वेट, उस तरह से आप महसूस कर रहे होंगे। तो इन सारे केसेज में अलग अलग टेंशन का मान होगा और वो हम लोग निकालेंगे। जब हम लोग सबसे पहले केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले उस पर फोर्स दिखाइए, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं। ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, नीचे की तरफ वेट mg। अब देखिए ए बॉब छत को, लिफ्ट की छत को नीचे की तरफ टेंशन T से खींच रहा है। न्यूटन्स 3rd लॉ से, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, ए छत भी बॉब को ऊपर की ओर T से खींच रहा है, इस मास को, इस द्रव्यमान को ऊपर की ओर खींच रहा है। अब देखिए हमारा बॉब पर, इस मास पर जो फोर्स लग रहा है वो इसी में है। मैं इसको फिर से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ।
ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, और लिफ्ट के साथ साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है बॉब भी, ये द्रव्यमान भी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A से। अब देखिए हम यदि बात करें टेंशन का, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से लिख सकते हैं, मोशन के डायरेक्शन को हमने कहा है पॉजिटिव लेना है, तो देखिए AT पॉजिटिव, इसके बाद देखिए प्लस माइनस mg नीचे की तरफ है इक्वल टू m में, और तब देखा जाए AT इक्वल टू हम लिख सकते हैं ma प्लस mg, यदि इस तरह से T इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इंटू a प्लस g। अब देखिए जो उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए था mg, उससे ज़्यादा है टेंशन, ठीक है। कब? जब ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन A से, तब। अब देखिए जब लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा है मंदन A से, तो जैसे ही मंदन की बात हो गई मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन, मंदन मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन, ठीक है। अब देखिए जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है मंदन A से, तब मैं बॉब की स्थिति दिखा रहा हूँ, बॉब पे लगने वाले फोर्स को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये बॉब है, मास m नीचे की तरफ, वेट लग रहा है mg, इस पर ऊपर की तरफ टेंशन T, साथ में ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ, बॉब भी ऊपर जा रहा है, बट मंदन A से मीन्स निगेटिव एक्सीलरेशन ए, तो मैंने लिखा माइनस है। अब देखिए फिर वही न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मोशन के डायरेक्शन को ऊपर जा रहा है, तो T पॉजिटिव प्लस माइनस mg इक्वल टू m में, तो यहाँ m इंटू माइनस a, और तब देखिए T इक्वल टू इस तरफ हम इसको लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस a, हमारा सॉल्व करके a आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे केस थर्ड, जब बॉब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स अब कोई उस पर न एक्सीलरेशन लग रहा है ना मंदन लग रहा है, तब की बात। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो पहले हम देखते हैं बॉब की स्थिति। बॉब पे नीचे की तरफ mg वेट, अर्थ के कारण वेट mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T है। अब देखिए अभी भी बॉब लिफ्ट के साथ बॉब भी ऊपर जाएगा, बट अब एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि अब जो है लिफ्ट का स्पीड कांस्टेंट है, और तब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से T प्लस माइनस mg इक्वल टू m में, तो m इंटू 0, और तब देखिए यहाँ पे T इक्वल टू mg, मीन्स देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब लिफ्ट में एक्सीलरेशन होगा, जब लिफ्ट में त्वरण होगा, उस समय कभी भी लिफ्ट में एक्चुअल वेट के बराबर, उस समय कभी भी डोरी में एक्चुअल वेट के बराबर टेंशन नहीं होगा। उस समय जब मंदन का केस था, ऊपर जा रहा था, तो टेंशन हमारा एक्चुअल वेट से कम था। जब ऊपर जा रहा था, त्वरण का केस था, तो एक्चुअल वेट से ज़्यादा था, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तब जो है टेंशन एक्चुअल वेट के बराबर है। अब इसके बाद लिफ्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है एक्सीलरेशन से, मंदन से, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब हम देखेंगे। तो अब देखिए इसी में मैं फिर इसी फिगर में मैं फिर से दिखाता हूँ। अब जो है ये 0 नहीं है, अब ये ऊपर के बजाय नीचे की तरफ आ रहा है, और एक्सीलरेशन जब लिफ्ट नीचे आएगा तो साथ में बॉब भी नीचे आएगा, और एक्सीलरेशन A से नीचे की तरफ आ रहा है।
तो अब नीचे आ रहा है और लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से आ रहा है, तो साथ में बॉब भी नीचे आ रहा है। फिर वही न्यूटन गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मैंने क्या कहा, मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। अब मोशन डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, इसलिए देखिए यहाँ पर हम mg को पॉजिटिव ले रहे हैं, mg पॉजिटिव प्लस t निगेटिव, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड है तो t ऊपर की तरफ लग रहा है, ये हमारा निगेटिव हो गया। और तब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू m में, और इस कंडीशन में t इक्वल टू आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए। मीन्स जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है उस समय इसमें टेंशन टी का वैल्यू वही होगा जो तब था टेंशन टी जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था डिसलरेशन ए से। मीन्स लिफ्ट जब नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, उस समय डोरी में टेंशन का वैल्यू वही होगा जो लिफ्ट के ऊपर जाते समय, जब लिफ्ट मंदन ए से जा रहा था ऊपर, उस समय जो टेंशन था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि लिफ्ट नीचे आ रहा हो, मैं इसी में कर देता हूँ, लिफ्ट नीचे आ रहा हो एक्सीलरेशन डिसलरेशन ए से, तो डिसलरेशन जैसे ही तो माइनस है। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, केवल इस इक्वेशन में हमें सुधार कर देने हैं, ए इक्वेशन नहीं होंगे तो क्या होंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो मोशन डाउनवर्ड है, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो अब ए बॉब नीचे आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है मंदन ए से, तो बॉब भी साथ में नीचे आ रहा है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से mg अब धनात्मक होगा क्योंकि ये मोशन के डायरेक्शन में है, तो mg प्लस माइनस टी इक्वल टू m इंटू माइनस ए, और तब देखा जाए ए आ जाएगा सॉल्व करके t इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। देखिए मीन्स इस कंडीशन में जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, उस समय जो डोरी में टेंशन था वही टेंशन तब होगा जब लिफ्ट नीचे आ रहा है डिसलरेशन ए से। और इसके बाद जब लिफ्ट जो है वो, ये हमारा 5th नंबर था, जब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब बॉब भी साथ में आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, टेंशन टी नीचे की तरफ mg और साथ में एक्सेलरेशन 0। अब देखिए इसका इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की तरफ mg पॉजिटिव प्लस माइनस टी इक्वल टू m में। अब देखिए a हमारा 0 है तो हम a को 0 लिखेंगे, और इस कंडीशन में देखिए t इक्वल टू हमारा आ जाएगा mg। मीन्स देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी स्ट्रिंग में, लिफ्ट में जब भी एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव या निगेटिव, तब एक्चुअल जो बॉब का वेट है उसके बराबर टेंशन नहीं होगा। जब उस कंडीशन में या तो एक्चुअल से अधिक होगा या एक्चुअल से कम होगा। और इसी के साथ अब हम लोग एग्जाम्पल को ख़त्म करते हैं, और इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है घर्षण। अब हम लोग टॉपिक घर्षण की तरफ बढ़ते हैं कि घर्षण क्या है। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घर्षण। एक घर्षण क्या है, नीचे के क्लासेज में हम लोग पढ़े हैं, और घर्षण पढ़ते हुए जनरली एक दिमाग में बैठ जाता है कि घर्षण गति का विरोध करता है। यदि घर्षण गति का विरोध करता तो क्या बिना घर्षण हम खूब सुपरमैन की तरह चल पाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, बिना घर्षण हम किसी सरफेस पे चल ही नहीं सकते हैं। तो फिर यह है कि घर्षण गति का विरोध कहाँ करता है? ये तो गति का विरोध नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, घर्षण गति का विरोध नहीं करता है।
ये एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई दो सरफेस है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे पे रखा हुआ है। जब ऊपर वाला सरफेस मूव करता है तो नीचे वाला सरफेस चाहता है कि ये रुक जाए, तो रुक करके इसकी गति को रोक रहा है। ये बात की बात है। पहले क्या है कि नीचे वाला सरफेस यदि रोक रहा है तो नीचे वाला सरफेस यह चाहता है कि हमारे रिस्पेक्ट में ऊपर वाला सरफेस रुक जाए, और ऊपर वाला सरफेस जो इस पे स्लाइड कर रहा है, जो चल रहा है, वो चाहता है कि नीचे वाला सरफेस हमारे साथ चल दे। तो दोनों कंडीशन, या तो नीचे वाला के अनुसार ऊपर वाला सरफेस रुक जाए, या ऊपर वाले के अनुसार नीचे वाला सरफेस चलने लगे। दोनों कंडीशन में दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। यदि दोनों साथ साथ चलने लगे तब भी रिलेटिव वेलोसिटी 0। यदि ऊपर वाला सरफेस जो चल रहा था वो रुक जाए तब भी रिलेटिव वेलोसिटी 0। और जब रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो ये 0 क्यों हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू घर्षण। मीन्स घर्षण के कारण ये रिलेटिव वेलोसिटी 0 हुआ। अब घर्षण चाह रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी न रहे, लेकिन फिर भी जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो हमें ये मूव कराने में फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम घर्षण का, जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो घर्षण अपोज कर रहा है। तो घर्षण बल जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मीन्स आपेक्षिक गति का ये विरोध करता है, गति का विरोध नहीं करता है। घर्षण गति का सपोर्ट करता है, और घर्षण बल के कारण ही हम आसानी से चल पाते हैं। यदि सरफेस घर्षण फ्रिक्शन लेस हो, घर्षण विहीन सरफेस पे हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है। और अब देखिए ये घर्षण बल कब लगता है, या हम कहेंगे क्यों लगता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए कोई भी सरफेस, जैसे आपके घर का टेबल जो देखने में काफ़ी स्मूथ लग रहा है, ठीक है, या आपके घर का फर्श जो देखने में काफ़ी स्मूथ लग रहा है, लेकिन हम जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है। ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। इस पर कोई दूसरा सरफेस यदि रखा हुआ है तो वो इस तरह से है, भले आपको देखने में वो स्मूथ दिख रहा है, बट ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये जो सरफेस है इसके मॉलिक्यूल के बीच इस तरह से इंटरलॉक्ड है, ये आपस में बंधा हुआ है। और जब इस तरह से आपस में बंधा हुआ है तो अब आप स्वाभाविक तौर पे आप भी कह सकते हैं कि खुद से एक दूसरे पे स्लाइड नहीं करेगा, खुद से एक दूसरे पे ये नहीं फिसल सकता है। ठीक है। तो अब यहीं पर जो है वो हमें, जब हम इसको मूव कराते हैं तो ये नीचे वाला सरफेस चाहता है कि ऊपर वाला सरफेस हमारे साथ रेस्ट में रहे, और ऊपर वाला सरफेस चाहता है कि नीचे वाला सरफेस हमारे साथ चल दे। और जब ये चल दिया तो भी, या नीचे वाले के अनुसार ऊपर वाला रेस्ट में आ गया तो भी, दोनों कंडीशन में घर्षण बल 0 होगा। जब रुक ही गया तो फिर घर्षण बल 0 होगा, तब कोई घर्षण बल उस पर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, जब कभी भी दो स्पर्श सतहों के बीच कांटेक्ट सरफेसेज, कांटेक्ट सरफेसेज के बीच खिसकने की प्रवृत्ति, खिसकने या फिसलने कर देते हैं, फिसलने, इसको कहते हैं स्लाइडिंग टेंडेंसी।
स्लाइडिंग टेंडेंसी, फिसलने की प्रवृत्ति हो तो यह स्पर्श सतहों के एक गुण के द्वारा इस प्रवृत्ति का, मीन्स ये जो स्लाइडिंग टेंडेंसी है, इस प्रवृत्ति का विरोध किया जाता है। यह गुण घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इससे संबंधित जो बल दोनों सतहों के बीच लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मीन्स जहां कहीं भी दो सरफेसेज के बीच स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा, एक दूसरे पे खिसकने की बात होगी, ठीक है, तो वहां दोनों, वो जो खिसकने की प्रवृत्ति है, खिसकने का जो टेंडेंसी है, वो अपोज किया जाता है, अपोज्ड बाय ए प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग कहते हैं घर्षण। और इसके लिए, इस अपोज करने में यह जो फोर्स लगाता है, उसे हम कहते हैं, उस फोर्स को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो तरह के होते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। तो मैं एक कह रहा था कि घर्षण दो तरह के होते हैं, एक सर्पी घर्षण, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा लोटनी घर्षण। इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्वाभाविक है, नाम से ही क्लियर है, जब स्लाइडिंग टेंडेंसी हो उस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जब लोटनी रोलिंग टेंडेंसी हो, जब वो रोल कर रहा हो, ठीक है, व्हील जैसे रोल करता है, तो रोल कर रहा हो, उस समय रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। हमें पढ़ना है मेनली स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसमें भी हम लोग एक स्थिर घर्षण, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और गतिक घर्षण, इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में ही हमारा आता है सीमांत घर्षण, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में। सीमांत घर्षण एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बारी बारी से अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सर्पी घर्षण और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।